फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है भौतिक भूगोल। और आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन और संरचना। देखिए, आपने अलग अलग गैसों के नाम सुने हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी गैसों का जो सम्मिलित रूप है, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, यानी कि कहीं पर भी आप पृथ्वी पे जाएं, आपको वायुमंडल मिलेगा। लेकिन देखिए, वायुमंडल की एक खास बात है कि ये पृथ्वी की सतह के पास में ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब है, ये अगर अपनी पृथ्वी है और यहां से अगर आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, किसी भी दिशा में आप अंतरिक्ष की ओर चलते हैं, तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको वायुमंडल के टोटल का 99% मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए अगर हम लोग कहें वायुमंडल का द्रव्यमान 100 यूनिट है, तो इस 100 यूनिट में से 99 यूनिट आपको कहां तक मिलेंगी? पृथ्वी की सतह से और 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसके ऊपर केवल 1% वायुमंडल है। अच्छा, अपना जो वायुमंडल है, हम लोग जानते हैं वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, तो इसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। देखिए, अगर हम लोग गैसों की बात करें, तो हमारी जो पृथ्वी है, इससे अब आप फिर से अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको ऑक्सीजन ना के बराबर मिलेगी, बहुत कम रह जाएगी। यानी कि अधिकतर जो ऑक्सीजन है वो कहां मिलती है? पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वहीं पर अगर CO2 और जलवाष्प की बात करें, तो जो CO2 और वेपर यानी जलवाष्प है, ये आपको 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलेंगी। यानी 90 किलोमीटर की ऊंचाई से जब फिर आप इसके आगे अंतरिक्ष में जाएंगे, तो आपको CO2 भी नहीं मिलेगी और जो जलवाष्प है ये भी नहीं मिलेगी। देखिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, तो एक चीज तो आपको तुरंत याद आ गई होगी कि जो CO2 गैस है, ये पौधों के लिए श्वसन में उपयोगी है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पृथ्वी के तापमान से भी जुड़ी है। थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखिए, यहां पर चित्र में आपके सामने सूर्य है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है। तो देखिए, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है, इसको भूगोल की भाषा में कहते हैं सौर विकिरण। अब देखिए, जब ये पृथ्वी पे आता है ऊष्मा के रूप में, तो ये ऊष्मा पृथ्वी की सतह से फिर वापस भी अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन और देखिए, ये जब वापस अंतरिक्ष में जा रही है, तो इसका नाम होता है पार्थिव विकिरण। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है, वो क्या है? सौर विकिरण। और जो वापस जाने वाली ऊष्मा है, इसका नाम होता है पार्थिव विकिरण। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? ये जो पृथ्वी की सतह से तापमान या ऊष्मा बाहर की ओर जा रही थी, जो पार्थिव विकिरण हो रहा था, इसको CO2 अपने अंदर अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे स्पंज में पानी रुक जाता है, उसी तरह से CO2 जो है, इस पार्थिव विकिरण को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और इससे क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बहुत कम नहीं है। अगर ऐसा ना होता, इसको कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। और अगर ये हरित ग्रह प्रभाव ना होता CO2 का, तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम होता। लेकिन देखिए, एक समस्या भी है। आज हम लोग इतना फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने ज्यादा ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि CO2 वातावरण में बढ़ती ही जा रही है। और हम लोगों ने देखा CO2 क्या करती है, अपने अंदर पार्थिव विकिरण जो है, उसकी वजह से जो पृथ्वी से ऊष्मा निकल रही है, उसको CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब जब CO2 ज्यादा हो जाएगी, तो जो ऊष्मा का एब्जॉर्ब करना है, जो अवशोषण है, वो भी ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा ऊष्मा CO2 अपने अंदर इकट्ठी करेगी, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जो CO2 की बढ़ती हुई मात्रा है, वो पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ ही देखिए, ओजोन की बात करते हैं।
तो नीचे चित्र में आप ओजोन की एक परत देख सकते हैं। ये परत आपको पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से मिलना शुरू होगी और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपको ओजोन गैस मिलेगी और इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जब किसी स्थान पे तापमान बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर जो जल है वो वाष्प में बदल जाता है, यानी कि जलवाष्प बन जाती है। तो ये जलवाष्प जो है ये भी हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। अच्छा देखिए, जलवाष्प हर जगह पे एक समान नहीं मिलती है, यानी कि कुछ जगहों पर वायु में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है और कुछ जगहों पर जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि जो गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर आपको हवा में जो जलवाष्प है वो 4% तक मिल जाएगी। वहीं पर जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं, यानी कि जो ठंडे स्थान हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको हवा में जो जलवाष्प है वो 1% तक मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर 100 यूनिट वायु है तो इसमें 1 यूनिट जलवाष्प का हिस्सा होगा, यानी 1% जलवाष्प होगी। तो गर्म प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आपको जलवाष्प वायु में ज्यादा मिलेगी और जो शीत कटिबंध हैं, जो मरुस्थल हैं, वहां पर वायु में जलवाष्प कम मिलेगी। जलवाष्प की भी देखिए एक उपयोगिता है। जब सूरज से प्रकाश पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, यानी जिसे हम लोग सौर विकिरण कहते हैं, तो इस सौर विकिरण के कुछ हिस्से को जलवाष्प अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे CO2 को हम लोगों ने देखा था ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करती है, उसी तरह से जलवाष्प सौर विकिरण के एक हिस्से को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, यानी कि पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती। और इसके साथ ही पृथ्वी से जो बाहर निकलने वाला तापमान है, यानी कि जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण होता है, जो ऊष्मा बाहर की ओर जाती है, इसके भी एक हिस्से को जलवाष्प अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है। यानी कि ये जो पृथ्वी से ऊष्मा निकल रही है, इसका भी एक हिस्सा हमारी जलवाष्प के अंतर्गत इकट्ठा हो जाता है और इसीलिए हमारी पृथ्वी को ये जलवाष्प ना बहुत ज्यादा गर्म होने देती है और ना बहुत ज्यादा ठंडा होने देती है। तो जैसे सर्दियों के दिनों में आपके लिए कंबल वर्क करता है, उसी तरह से जलवाष्प हमारी पृथ्वी की रक्षा तापमान से करती है। हमारे वायुमंडल में धूल कण भी मिलते हैं। तो ये धूल कण कहाँ से आते हैं? जैसे कि समुद्री नमक है, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे कण, ये सब जो है हमारे वायुमंडल में वायु के साथ मिले रहते हैं। तो वैसे तो ये जो धूल कण हैं आपको वायुमंडल के निचले भाग में मिलेंगे, लेकिन जो हवा होती है, देखिए आगे हम लोग संवहनी हवा के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऊपर की तरफ जाती है। तो इस संवहनी हवा के कारण जो धूल कण हैं वो भी हवा के साथ साथ वायुमंडल में ऊपर तक चले जाते हैं। अच्छा देखिए, ये जो धूल कण हैं ये कहां पर ज्यादा मिलेंगे? जो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश हैं, जहां पर हवा अपेक्षाकृत शुष्क होती है, सूखी होती है, तो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में आपको जो वायु है उसमें धूल कण ज्यादा मिलेंगे। जैसे हमारे भारत देश में भी आपको जो आंधी वगैरह आती है उसमें बहुत ज्यादा धूल कण दिखते हैं। तो अपने उपोष्ण और शीतोष्ण जो प्रदेश हैं वहां धूल कण ज्यादा होते हैं, जबकि जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, यहां पर वायु में धूल कणों की मात्रा कम होती है। अच्छा देखिए, जो धूल कण हैं ये वर्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये जो धूल कण हैं इसी के ऊपर आप एक तरह से कह लीजिए जो जल है उसकी बूंदों का निर्माण होता है। इनको जलग्राही नाभिक कहते हैं धूल कणों को। इनके ऊपर जल की कुछ बूंदें बन जाती हैं जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। अब देखिए, हम लोग अपने वायुमंडल की संरचना को डिस्कस करेंगे। तो जब हम पृथ्वी की सतह से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में परिवर्तन होता है। तो इस आधार पर जो हमारा वायुमंडल है इसको कुछ परतों में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखेंगे।
तो देखिए वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है, यानी कि ये जो अलग अलग परतें आप देख रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनका तापमान अलग अलग होगा और इनका घनत्व भी अलग अलग होगा। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व में कमी आती है, यानी कि क्षोभ मंडल में जो वायुमंडल है वो ज्यादा घनत्व वाला होगा और इसके ऊपर जहां जहां पर आप जाएंगे उतना ही ज्यादा वायुमंडल के घनत्व में कमी आती जाएगी। तो तापमान की स्थिति के अनुसार यानी तापमान के हिसाब से हमारे वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला जो लेयर या पहला जो संस्तर है वो है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल, फिर आपका बाह्य वायुमंडल और इसके बाद आता है बहिर्मंडल। तो ये 5 आप यहां पर लेयर देख रहे हैं जिसमें वायुमंडल को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल की बात करेंगे। देखिए क्षोभ मंडल में या किसी भी मंडल में बार बार आपका संस्तर शब्द से सामना होगा। तो संस्तर को इंग्लिश में कहते हैं लेयर। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां भी संस्तर लिखा है मतलब कि लेयर की बात हो रही है। तो देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल में सबसे नीचे है, चित्र में देखिए सबसे नीचे क्षोभ मंडल दिखाया गया है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, देखिए पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक आपको ये क्षोभ मंडल मिलेगा, तो औसत रूप से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। लेकिन इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो हमारी विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री की जो लाइन है, यहां पर आपको क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की दूरी तक फैला मिलेगा। देखिए वैसे औसत कितना है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लेकिन हमारी विषुवत रेखा पर आपको क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हमारी जो विषुवत रेखा है इस पर संवाहन धाराएं होती हैं। संवाहन धारा क्या है? जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो हवा तेजी से ऊपर उठती है। तो ये जो ऊपर उठती हुई हवा है इसकी वजह से जो काफी ऊपर तक का, विषुवत रेखा पे जो काफी ऊपर तक का आकाश है वहां पर तापमान ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इन्हीं संवाहन धाराओं की वजह से जो क्षोभ मंडल है 0 डिग्री रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और वहीं पर अगर ध्रुवों की बात करें यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो अपना क्षोभ मंडल यहां पर केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, यानी ध्रुवों पर क्षोभ मंडल नीचे है जबकि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल काफी ऊंचाई तक है। इसके साथ ही देखिए अगर हम कहें क्षोभ मंडल में क्या क्या है, तो क्षोभ मंडल की जो लेयर है इसमें आपको धूलकण और जलवाष्प मिल जाएंगे। और जो हमारे मौसम में होने वाले परिवर्तन हैं, जो वेदर चेंज होता रहता है, ये इसी संस्तर इसी लेयर में होता है। अच्छा देखिए एक खास बात है क्षोभ मंडल की कि जब आप 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएंगे 165 मीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। जैसे कि आप यहां खड़े हैं और आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल में आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, यहां पर रेखा देखिए, तापमान कम होता जाएगा। देखिए यहां पर 20 डिग्री के पास तापमान था, थोड़ा ऊपर गए तो 0 डिग्री हो गया और इसके बाद माइनस में तापमान कम होने लगा। यहां पर इस ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते जो तापमान है ये -60 डिग्री सेल्सियस के पास में चला गया। देखिए क्षोभ मंडल के जो ऊपर वाली लेयर है इसको समताप मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली ये जो डॉटेड लाइन से सीमा दिखाई गई है इसका नाम है क्षोभ सीमा। अच्छा देखिए एक चीज सोचने की है कि हम लोगों ने देखा विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ज्यादा है और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है। और ये भी देखा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हर 165 मीटर की दूरी पर ऊपर जाने के साथ ही आपका तापमान -1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जहां पर ऊंचाई ज्यादा है यानी जहां पर हम लोग ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे वहां तापमान में भी उतनी ज्यादा ही कमी आएगी। तो इसीलिए क्योंकि विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल है ज्यादा ऊंचाई तक है, इसीलिए
जो विषुवत वृत्त के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर 0 डिग्री लाइन के ऊपर जो क्षोभ सीमा है वहां हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहां पर हमारा जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए यहां पर जो क्षोभ सीमा पर तापमान मिलता है वो -80 डिग्री सेल्सियस है। इसके विपरीत ध्रुवों पर हम लोग कम ऊंचाई तक जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्षोभ मंडल कम ऊंचाई तक है, इसीलिए यहां पर आपको क्या दिखेगा कि ध्रुवों के ऊपर जो क्षोभ सीमा पर तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस है। तो क्लियर हो गया होगा, ध्रुवों के ऊपर जो क्षोभ सीमा है उस पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारी विषुवत रेखा के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस क्षोभ सीमा पर तापमान मिलता है। अच्छा देखिए, समताप मंडल जो है इसके ऊपर है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखिए यहां से अगर हम लोग ऊपर देखें यहां तक तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको समताप मंडल मिल रहा है। समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो समताप मंडल में आपको ओजोन परत मिलती है जो हमारी पृथ्वी के लिए पृथ्वी पर जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल समाप्त होता है, तो यहां पर समताप सीमा आपको मिल जाएगी। और इसके ऊपर क्या शुरू होता है, ये जो मंडल है इसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। तो मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। चित्र में देखते जाइए, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस लेयर में जो ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ साथ तापमान में तेजी से कमी आती है। ये चीज भी आप लाइन से देख सकते हैं। यहां पर देखिए जो तापमान था ये 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा था और यहां पे पहुंचते हुए जो तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है इसको हम लोग मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। मध्य सीमा के बाद जो है आपका बाह्य वायुमंडल आ जाता है। तो आयन मंडल जो है जिसको बाह्य वायुमंडल यहां पर लिखा है इसी को आयन मंडल भी कहते हैं। और आयन मंडल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयन मिलते हैं। विद्युत से जो चार्ज होते हैं यानी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज यहां पर आपको आयन मिल जाएंगे और इन्हीं आयन की वजह से जो हम लोगों की दुनिया में आज रेडियो तरंगे वगैरह संभव हुई हैं ये सब इसी आयन मंडल की वजह से है। तो पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगे हैं वो हमारे आयन मंडल से वापस लौटकर पृथ्वी पे आती हैं और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए जो तापमान यहाँ पर -80 और -100 के बीच में है वही तापमान देखिए धीरे धीरे अपने आयन मंडल में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आयन मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और इसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल। ये देखिए सबसे ऊंचा वायुमंडल की हमारी लेयर हो गई, यानी कि जो सबसे ऊपर लेयर है उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं और इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। अच्छा देखिए वैसे तो सारी जो लेयर्स हैं सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ज्योग्राफी में स्पेशली जो नीचे की 2 लेयर है क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनका अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे ज्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने जो क्लाइमेटोलॉजी है इसके बेसिस को शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो हम लोग वायुमंडल की लेयर्स को पढ़ रहे हैं इसके आधार पे आगे जो क्लाइमेट है पूरी की पूरी विश्व और भारत की वो हम लोग समझ पाएंगे। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।